Hello students, today we will do measurement of length of chapter second। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि हम लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं। तो उसमें हमारे दो मेथड्स आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारे दो मेथड्स थे। एक मेथड होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या था हमारा कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसके मेज़र के हमारे कुछ हम डिवाइस यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मीटर स्केल। मीटर स्केल यूज़ कर सकते हैं, पर इस मीटर स्केल की भी क्या है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हम यूज़ कर सकते हैं जो डिस्टेंस है हमारी 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, यहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मीटर स्केल होता है तो सिंपल हम स्केल यूज़ करते हैं, उसकी जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो मिनिमम डिस्टेंस मेज़र कर सकता है विद एक्यूरेसी, वो कितना होता है हमारा 10⁻³ मीटर, यानी कि कितना आएगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम हमारा सिंपल स्केल होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 ऐसे होते हैं। ये सेंटीमीटर्स होते हैं और बीच में क्या होते हैं, हमारे डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। यानी कि हम कौन से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, इससे 1.1 सेंटीमीटर ईजिली मेज़र कर सकते हैं, 1.2 सेंटीमीटर भी ईजिली मेज़र कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। अगर हमें गिवन हो 1.13 सेंटीमीटर, तो क्या हम इससे मेज़र कर सकते हैं? नहीं। क्यों? ये 0 है, ये 1 है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा 2 आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। तो अगर मैं 1.3 को देखूँ तो 1.3 यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो ये तो हमारा 1 है, ये 1.1 है, ये हमारा 1.2। तो इसके बीच में तो 1.3, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कहीं पे यहाँ पे होगा। तो यानी कि एक्यूरेसी नहीं आएगी यहाँ पे, हम क्या होंगे, यहाँ पे एरर्स आएगा। हमारा एक्चुअल वैल्यू हम मेज़र नहीं कर सकते, या तो हम 1.1 करेंगे या फिर हम 1.2, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। समझ में आया है? मीटर स्केल हम कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर टू 10⁻+2 मीटर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हमारा मेथड, जिसमें हम लेंथ मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर ये कुछ इस तरह से दिखता है हमारा। ये हमारा नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है, ऊपर वाला हमारा मेन स्केल होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आता है 11th में, जो हम देखेंगे बाद में एक्सपेरिमेंट। तो इसको मैं, इससे पहले जो हमने मीटर स्केल देखा था, उसमें हम उसकी जो हमारी क्या होती थी, हम कहाँ से कहाँ तक मेज़र करते, 10⁻³ टू 10⁻² मीटर तक करते थे। यानी इसका जो लिस्ट काउंट होता था वो कितना होता था, 1 मिलीमीटर होता था। पर ये वर्नियर कैलिपर हमारा बना है इससे भी कम साइज वाले ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए। यानी कि जो इसका लिस्ट काउंट होगा हमारा, वो होता है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि हम कोई भी, अब यहाँ पे जैसे इससे पहले वाला था हमारा 1.12 था, तो हम इससे ईजिली मेज़र कर सकते हैं ये वाली डिस्टेंस, पर मीटर स्केल से नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है इतना? पर इन दोनों की, वर्नियर और मीटर स्केल की डिसएडवांटेज क्या है, ये 10⁻² मीटर तक हम मेज़र करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा वर्नियर कैलिपर कितनी लेंथ का बना हुआ है। ये जो हमारा मैक्सिमम जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो हमारे 3 मीटर तक क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर तक क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज आता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। यानी कि इसकी एक्यूरेसी इसके कंपेयर में क्या होती है, और ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि अब हमें अगर मेज़र करना होगा 1.127 सेंटीमीटर,
तो हम इससे ईजिली मेज़र कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते। यानी कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का हम अलग अलग यूज़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट अलग है, इसका लीस्ट काउंट अलग है, इसका लीस्ट काउंट अलग है, ठीक है। यानी कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो मेज़र कर सकते हैं विद एक्यूरेसी वो कौन सा है, स्क्रू गेज। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर, उसके बाद कौन सा आता है हमारा, मीटर स्केल। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो कुछ टाइप्स के मेथड्स लिखे होंगे, इनमें से हमें कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा ट्राईएंगुलेशन मेथड, जो हमने 10th में देखा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम क्या करते थे, तो हम हाइट निकालते थे बिल्डिंग की, या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोट्स निकालते थे, डिस्टेंस ऑफ एन एयरप्लेन विच इज़ क्लियर है इतना। ये तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, हमने क्लास 10th में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा मून हो गया, ठीक है। इसकी कोई प्लैनेट्स हो गया, इसके डिस्टेंस उसका साइज़ निकालने यानी इसका डायमीटर निकालने के लिए, ये भी हमें 11th में पढ़ना है। पैरालैक्स मेथड डिस्टेंस निकालने के लिए, ये भी हमें 11th में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन मेथड बेस्ड ऑन इको, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो हमारा साउंड चैप्टर होता था, रिफ्लेक्शन सोनार वाला, कि एक कोई बोट होती थी, वो नीचे क्या करती थी, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती थी, ट्रांसमिट करती थी, वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आता था। उससे हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पोजीशन, ये सब कुछ क्या पता लग जाता था, ठीक है। रिफ्लेक्शन था हमारा, इको की हेल्प से हम क्या करते थे, उसके डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रडार मेथड। ये किसके लिए यूज़ होता है, किसी एयरक्राफ्ट की पोजीशन और वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रडार मेथड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, सेकंड और थर्ड पढ़ना है। तो देखते जरा इसमें मेथड देखें, इनडायरेक्ट मेथड का, टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि डायमीटर निकाल रहे हम मून का या फिर किसी प्लैनेट का। तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, ये अर्थ का कोई हमारा जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे टेलीस्कोप है, तो ये पॉइंट हम मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर टेलीस्कोप को कितने एंगल पे मेज़र घुमाएंगे दूसरे एंड देखने के लिए, ऐसे हम टेलीस्कोप को घुमाएंगे, ठीक है। तो फिर अब इस पॉइंट को हम देखेंगे यहाँ पे, तो ईजिली हम ये एंगल बता सकते हैं, एंगल कितना होगा हमारा, थीटा, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी हमारी, जो एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट के और इसके बीच की, वो कितनी हमारी, एस, ठीक। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डी है बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू एस, यानी कि जो डायमीटर है प्लैनेट्स का या मून का, वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू हमारे डिस्टेंस बिटवीन मून और प्लैनेट एंड अर्थ, इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है। तो यानी कि इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, जो हमने इससे पहले पढ़ा था प्लानर एंगल, तो हम डायरेक्टली क्या सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क हमारी क्या होगी यहाँ पे, डी हमारी क्या होगी, आर्क, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, डी अपॉन एस। ये रेडियस इसके इक्वल ही होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में क्या है, बहुत छोटी है। तो यानी कि ये लगभग, ये जो ओ पी है, ये किसके इक्वल होगी हमारी, एस के इक्वल होगी। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा। ये मेथड है हमारा फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट मेथड है हमारा पैरेलैक्स मेथड। ये किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द लार्जर डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ। यानी कि प्लैनेट के और स्टार के डिस्टेंस निकालने के लिए कहाँ से, अर्थ से, हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। अगर हम पैरेलैक्स को डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, इट इज़ द रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको एक पेंसिल लेनी है, उसको वॉल की तरफ क्या करना है, माउंट करना है, यानी कि सीधा इस तरह से करना है। उसको आपको देखना है, पहले एक आंख से देखना है, ठीक है। और आपको जो वॉल पे जो पोजीशन है उसको मार्क कर लेना कि कहाँ पे हमें दिख रहा है। फिर आप सेकंड पोजीशन, फिर दूसरी आंख को ओपन करना, पहली वाले को ऑफ करना। तो आप देखोगे कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो हमारी पेंसिल है, उसकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है विद रेस्पेक्ट टू वॉल। इसको ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है।
और जो हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारी आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा लेफ्ट आइज थी, दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का कौन सा है हमारा, राइट हैंड साइड, राइट आइज है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, बेसिस। पैरेलैक्स मेथड, मानते हैं कि हमारे दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये किसके ऊपर है, हमारे अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये कोई हमारा प्लैनेट है या फिर हम बोल सकते हैं स्टार, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पहले हमने ए से ऑब्जर्व किया इस प्लैनेट को, फिर हमने बी से ऑब्जर्व किया, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बेसिस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये एंगल निकाल सकते हैं, हमारा कितना आएगा, थीटा। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। तो यहाँ पे हमें पता है हेयर डी इज़ वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू बी। डी की डिस्टेंस बी के कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। एंड थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आर कितनी है हमारी बी, रेडियस कितनी है इसकी डी, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, थीटा इंटू बी। क्लियर है ये पैरेलैक्स मेथड। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। तो इसकी डिस्टेंस हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, जो इनका साइज़ होता है मॉलिक्यूल्स का, वो मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो हम पहले जो हमारे सिंपल डायरेक्ट मेथड थे विद द यूज़ ऑफ मीटर स्केल, वर्नियर कैलिबर और स्क्रू गेज और इस तरह की और भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है हमारा सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप से भी हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, वी यूज़ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं। तो इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम हमारा किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसका जो नेचर होता है विजिबल लाइट का, वो होता है हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा है पार्टिकल नेचर होता है, यानी स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है पाथ। पर जब हम 12th में पढ़ेंगे तो जो इसका जो हमारा विजिबल लाइट होगी, जो हमारी सिंपल लाइट होती है, उसका नेचर हमारा कैसा होता है, वेव नेचर भी होता है। तो यानी किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करने लग जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो हम इसमें मेज़र कर सकते हैं मैक्सिमम, वो कितना कर सकते हैं हम, इस रेंज में हम मेज़र कर सकते हैं 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर टू 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतनी रेंज तक का अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। इससे पहले जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था उसमें हम विजिबल लाइट्स यूज़ करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स यूज़ करते हैं हम इसमें, एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसकी भी लिमिटेशन है, जैसे हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन थी, ऐसी इसकी हमारी क्या है लिमिटेशन, ये किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, क्योंकि इसका भी कैसा होता है, वेव नेचर। एक लिमिटेशन और है इसकी, किससे जो हमें इमेज मिलती है वो कैसे मिलती है, ब्लैक एंड वाइट, इमेज इज़ ब्लैक एंड वाइट, यानी कि इसमें कोई कलर नज़र नहीं आता है, हमें सिंपल ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। क्योंकि अगर हमारे विजिबल हम लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा क्या होता है, कलर्स होते हैं सारे विब्योर, इसके अंदर हमारा कोई कलर नहीं होता है, तो सिंपल हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑयलिक एसिड यूज़ करेंगे, ऑयलिक एसिड।
अब हम ऑयलिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ऑयलिक एसिड हमारा ईजिली क्या बना लेता है, मोनो मोलिकुलर लेयर्स। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई प्लेस है, ऊपर से अगर हम सैंड डालते हैं, कोई मिट्टी डालते हैं, तो क्या होता है, जैसे ऐसे ये नीचे आता है तो क्या होता है, इस तरह से इकट्ठा होता है, फिर ऐसे एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है इस तरह से, ठीक है। पर अगर हम दूसरी जगह पे वाटर की बात करते हैं, अगर हम ऊपर से वाटर गिराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमने सैंड माना है इसको, अगर हम वाटर मानते हैं तो क्या होता है, वाटर ऐसे आता है और ये क्या करने लग जाता है, ऐसे फैलने लग जाता है पूरे सरफेस के ऊपर। ऐसे तो नहीं कि वाटर आप डालते हो और यहाँ से ऐसे उड़ जाता है, साइड से कम रहता है, ऐसा नहीं होता है। वाटर हमारा क्या होता है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ऑयलिक एसिड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब मोनोमोलिकुलर लेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस पे जो लेयर बनाएगा, हर सरफेस के ऊपर एक ही मॉलिक्यूल होगा, इस तरह से। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, कहीं पे 3 हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये इजीली हमारा क्या बनाता है, मोनोमोलिकुलर लेयर, यानी कि पूरी लेयर पे, मान लो ये पूरा लेयर है हमारा, इस कोई सरफेस है, तो उसके ऊपर एक एक हमारा क्या हो जाएगा, एक एक हमारा क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमोलिकुलर लेयर, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको ध्यान से समझना है, इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है हमें, ठीक है। ऑयलिक एसिड लेते हैं और इसको किस में डिज़ोल्व करते हैं, अल्कोहल में। और ये टोटल हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो कितना होता है हमारा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने डाला है 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स किया और हमारा सॉल्यूशन कितना बना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है इतना, यानी कि हमारा फर्स्ट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। फिर से इसको हम सेकंड में डालते हैं, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, फिर से। और टोटल सॉल्यूशन कितना बनाता है हमारा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। पहले फर्स्ट में हमने 1 सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड लिया, उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके कितना बना हमारा, 20 सेंटीमीटर सॉल्यूशन बना है। फिर से यहाँ से 1 ड्रॉप निकाली हमने, 1 ड्रॉप, सॉरी, यहाँ से हमने कितना निकाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला। और फिर से वापस इसको दूसरे बीकर में डाला जिसमें से पहले ही हमारा अल्कोहल था। टोटल सॉल्यूशन कितना बनता है हमारा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ पे इतना। फिर अगर हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकालते हैं, ध्यान से सुनना, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हमारा कितना ऑयलिक एसिड होगा, जब हमने फर्स्ट सेंटीमीटर सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन निकाला तो इसमें कितना था हमारा ऑयलिक एसिड, 1/20 था फर्स्ट में जब हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। फिर यहाँ से जो निकालेंगे हम, ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेशन आई है किसकी, ऑयलिक एसिड की, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्लियर है इतना। सिंपल जैसे आप प्रोबेबिलिटी में निकालते हैं ऐसे निकाला है हमने, कि इसमें लास्ट वाले की अगर हम बात करें, टोटल सॉल्यूशन है 20, इसमें ऑयलिक एसिड कितना है, 1/20, क्योंकि जो हमने यहाँ पे डाला उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी बची है, 1/20। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, ये फर्स्ट है, इसमें एक हमारा ऑयलिक एसिड है,
और बाकी हमारा टोटल कितना है 20। तो अगर मैं ऑयलिक एसिड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो यानी कितनी आएगी हमारी 1/20। समझ में आया। अब इसको उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया तो यानी कि ऑयलिक एसिड कितना है 1/20, टोटल कितना है 20। तो अगर यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो क्या होता है टोटल जो हमारा ऑयलिक एसिड है, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 20 से, यानी कितना आएगा 1/20 इंटू 20। क्लियर है इतना। यानी कि अब हमारे पास एक सॉल्यूशन आया है जिसमें ऑयलिक एसिड की कंसनट्रेशन कितनी है 1/20 इंटू 1/20। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, वाटर हमारा बहुत सारा किसी बीकर में फिल है, उस पर हम क्या डालते हैं लाइकोपोडियम पाउडर डालते हैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा लाइकोपोडियम पाउडर, इस इमेज में आप देख सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर हम 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन जो हमने इससे पहले बनाया था ओलिक एसिड का जो सॉल्यूशन बनाया था उसकी 1 ड्रॉप अगर इसके ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, वो हमारा ऑयलिक एसिड क्या हो जाता है स्प्रेड हो जाता है इनटू थिन लार्ज और रफ सर्कुलर फिल्म। यानी कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ऑयलिक एसिड क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया है स्प्रेड हो गया, किसकी फॉर्म में हमारा सर्कुलर फिल्म की फॉर्म में। क्लियर है इतना। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी ये फिल्म बनी थी इसका जो डायमीटर था ये डी, इसको मेज़र कर लेते हैं हम। ये हमारी ऑयलिक एसिड की क्या है फिल्म है। ऑयलिक एसिड की क्या है हमारी फिल्म है। ठीक है, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एक सर्कुलर बन रहा है। क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा थिकनेस, एक ये थिकनेस आएगी हमारी, इसको मान लेते हैं हम हमारे टी है, जिसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं उसकी थिकनेस कितनी है हमारी मान लेते हैं टी है। और ये एरिया कितना है हमारा, एरिया हमारा सर्कुलर तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं ए। तो यानी कि इसकी टोटल जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम ऑफ स्पेस कैप्चर्ड बाय ऑयलिक एसिड किसके इक्वल होगी वॉल्यूम हमारी एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इनटू थिकनेस ऑफ डिस्क, यानी ए इंटू कितना हो जाएगा हमारा टी। इतना क्लियर है। तो मान लेते हैं हमने इसमें कितने ड्रॉप्स सॉल्यूशन डाला है, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कितनी है वी, और मान लेते हैं हमने कितने ड्रॉप्स डाली है इसमें एन ड्रॉप्स, तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा एन इंटू वी। तो जैसे हम इसके सॉल्यूशन को डालते हैं वाटर की सरफेस पे तो क्या होता है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ सिर्फ हमारा ऑयलिक एसिड की वजह से। पर जो हमारे सॉल्यूशन था जो हमने इतने ड्रॉप्स जो वॉल्यूम डाली है उसमें तो हमारा अल्कोहल प्लस क्या था ऑयलिक एसिड। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये स्पेस हमारा ऑक्यूपाई था ये वाला स्पेस, ये किसकी वजह से सिर्फ सिर्फ हमारा ऑयलिक एसिड। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारा अल्कोहल होगा वो जैसे ही हमारी एयर की प्रेजेंस में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। तो इस एरिया में हमारा इस वॉल्यूम में क्या बचेगा सिर्फ हमारा ऑयलिक एसिड। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है और जो ये वाली वॉल्यूम है दोनों हमारी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये वॉल्यूम थी हमारी, तो अगर हम इसमें अमाउंट देखें कितनी अमाउंट होगी ऑयलिक एसिड की, अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन एनवी वॉल्यूम
कितना होगा हमारा सिंपल एन वी, ये तो वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था हमारा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ऑयलिक एसिड था, 1/20 इंटू 20। तो एन वी में कितना होगा हमारा, एन वी अपॉन 20 इंटू 20। क्लियर आया। ये हमारी किसकी वॉल्यूम आ गई, ऑयलिक एसिड की वॉल्यूम आ गई है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑक्यूपाई है। तो ये किसके इक्वल होगी, हमारी वॉल्यूम ऑफ स्पेस कैप्चर्ड बाय ऑयलिक एसिड, यानी कि दोनों को दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी क्या लिख सकते हैं हम, एम वी, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, सेकेंड इसको फर्स्ट मान लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एन वी 20 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 80। तो टी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एन वी 20 इंटू 20 इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। ये थिकनेस किसकी आई है हमारी, थिकनेस ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ऊपर जो लेयर थी हमारी, जो लेयर थी वो क्या थी हमारी, मोनोमोलिकुलर लेयर थी। ये हमारा टी था ना, यानी किसका डायमीटर आ जाएगा हमारा, मॉलिक्यूल का डायमीटर आ जाएगा, तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है।